नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम पहली बात तो रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करेंगे और पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी बैंक ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को फुलफिल कर रही है कि नहीं। उसके बाद हम एक नजर डालेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि टेक्निकल भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी तो बहुत अच्छा होता है लेकिन टेक्निकल चार्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से स्टॉक हमको रिटर्न देने में काफी ज्यादा टाइम लगा देता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया है लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि इस क्वार्टर में आपका भी हो गया है 1,83,236 करोड़ का हो गया। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग 26% आपका ग्रो कर गया। तो यही बात आपका विवेकरात्री बोलते हैं कि जो लोन बुक है वो ईयर ऑन ईयर आपका 20 से 25% से ग्रो करेगा। और ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, काफी बोले तो ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं है। एक छोटे बैंक होने के कारण 25% से 26% ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर हम कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, यार देखिए दोस्तों, ये हाफ ईयरली का दिखा रहा है, यानी आधे साल में कितने ने प्रॉफिट किया। ईयर के इस क्वार्टर तक अगर हम देखें तो उन्होंने वहां से 10,411 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि 37% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। आप देख सकते हैं लोन्स बढ़े 26% लेकिन जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया 37%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आने से दोस्तों ऐसे होता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है और आपके खर्चे धीरे धीरे कम होते रहते हैं। वहीं पर अगर हम कस्टमर डिपॉजिट देखें तो 1,64,000 आ गया है, वो भी 44% अप है। तो यानी कि ये ज्यादातर जो कस्टमर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो इस बैंक को भरोसा दिखा रहे हैं और डिपॉजिट भी कर रहे हैं। फिर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें, ये ऊपर वाला इनकम तो सॉरी नीचे वाला प्रॉफिट है, तो हाफ ईयरली का प्रॉफिट इनका लगभग 2,900 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो कि काफी अच्छा खासा ग्रोथ है। पिछले साल का अगर हम देखें, पिछले साल से कंपेयर करें तो इनके पूरे साल का प्रॉफिट सिर्फ 500 या 400 करोड़ का था, लेकिन एक साल बाद ही इनका प्रॉफिट अभी 2,800 करोड़ पे आ चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम साल दर साल कंपेयर करें तो लगभग 41% का ग्रोथ है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें, क्योंकि बैंक जो क्या करती है वो लोन देती है, तो अगर वो एक टाइप के आदमी को लोन देगी तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा, अलग अलग टाइप के कस्टमर होंगे, रिटेल होगा, उसमें बिजनेसमैन होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, तो जितना टाइप का लोगों को देगी उतना ज्यादा जो बिजनेस है वो स्टेबल रहेगा, मतलब बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। तो लगभग 77% आपका रिटेल को दे रहा है, जो रिटेल में कस्टमर बहुत सारा रहता है, एक दिन नहीं होता। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 1,500 करोड़ के आसपास आ चुका है, वो भी 47% अप है ईयर ऑन ईयर। कासा रेशियो देखें तो 46% के आसपास है, जो कि काफी स्टेबल है। हर बैंक का इसके आसपास ही रहता है। अगर 50% पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 46 एक सही रेंज पर है, हर बैंक के आसपास का उतना ही है जो बड़े बड़े बैंक है। अब ये नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन एसेट। अगर आपको बैंक को किसी को कंपेयर करना है तो उसमें दो तीन चीज हमें देखना पड़ता है। एक तो हमको देखना पड़ता है कि उसका लोन बुक कितना ग्रोथ कर रहा है, दूसरा हमें देखना पड़ता है कि उसमें नेट एनपीए और जीएनएनपीए कितना है, और तीसरा हमें देखना पड़ता है कि रिटर्न ऑन एसेट कितना है, यानी टोटल जो लोन बुक है उस तो साल में कितना रिटर्न कमा पा रही है। तो आप देख सकते हैं, और जो बड़े बड़े बैंक है उनका 1 से 2% के आसपास रहता है। एचडीएफसी बैंक का जो है 2% के आसपास है, इसलिए उसको वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा हाई मिलता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे तो आराम से 1.2% के ऊपर लोग आ चुका है, जो कि पिछले साल में उनका 1% से भी नीचे था। तो हम देख सकते हैं कि बैंक हर मामले में अच्छा खासा ग्रोथ को दिखा रही है। एसेट क्वालिटी अगर देखें हम पूरे बैंकिंग लेवल का सब कुछ एड्रेस पे देखें तो ग्रॉस नेट एनपीए 2.11% है और नेट एनपीए 0.68% है। तो अच्छे बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए होता है वो 2% के नीचे रहता है और नेट एनपीए 1% के नीचे रहता है। तो यहाँ पे विवेकानंद जी ने बोला भी है कि क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का है तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए हमेशा 2% के आसपास ही रहेगा और नेट एनपीए आपका 1% के नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जैसा उन्होंने गाइडेंस दिया था वैसा ही बैंक परफॉर्म भी कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो वो भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है। यहाँ पिछले साल वो 10% के नीचे था, 8% या 9% के आसपास था, अब वो 11% में पहुंच चुका है। और ऐसे ही बैंक का ग्रोथ करती रहेगी तो ये 18 से 16% तक का भी आगे पहुंच सकता है, जो कि बैंक के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देगा। वहीं पर अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी देखें तो वो 18.6% में पहुंच चुका है, ये भी बहुत अच्छा खासा आ गया है। नॉर्मल बैंकों का 16 से 15% तक रहता है और 18% है तो बहुत अच्छा है। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी को लोन दे रहे हैं और मान लीजिए लोन आपका वापस नहीं आया, तो बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास खुद के पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो आरबीआई ने बोल के रखा है कि 13 से 14% तक रहना चाहिए स्टेबल, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 18% मेंटेन कर रहा है, तो काफी अच्छी बात है। अब इस साइड में जरा ध्यान से नजर डालिएगा, इस साइड में देख सकते हैं कि जब इस बैंक का मर्जर हुआ था तो ये जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको वो था होलसेल लेंडिंग का था, और जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर का था।
तो 27% सिर्फ रिटेल का था और 73% था जो कि होलसेल था, जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो बल्कि नहीं होता है। अगर एक में भी डिफॉल्ट कर दिया तो बहुत बड़ा चंक हम लोग को लॉस मिल जाता है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इसको पूरा रिवर्स कर देंगे। तो आप देख भी सकते हैं कि अगर हम 23 में देखें तो 77% रिटेल का हो गया है और सिर्फ 23% होलसेल लेंडिंग का रह गया। तो होलसेल लेंडिंग का ये जो इन्होंने रेशियो बना के रखा है 77 और 23 का, ये बहुत ही बढ़िया रेशियो है। दूसरा एक और रीजन जिसकी वजह से बैंक के प्रॉफिट पे थोड़ा असर पड़ रहा है वो है जो पिछली बार में इन्होंने बहुत हाई कॉस्ट पे जो बोरोइंग करके रखा था। आप देख सकते हैं क्योंकि पहले जो IDFC था वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग कंपनी था, तो उनको जो लोन मिलता था वो लोन भी काफी कॉस्टली मिलता था। आप देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है वो उनको 8.9% पे मिला हुआ है। लॉन्ग टर्म लीगेसी बॉन्ड जो है वो 9% पर है, अदर बॉन्ड जो है वो 8.95% पे है और रीफाइनेंस जो कराया वो भी उन्होंने 8.35% पे कराया। तो अगर इन सबको मिला के ओवरऑल देखें तो इनको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो है 8.92%। और इस लोन को वो लोग कम कर रहे हैं। ये लोन बैंक ने लेकर रखा है क्योंकि बैंक को भी पैसा भी देना पड़ता है, तो लोन भी लेकर रखती है। तो देख सकते हैं इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि सितंबर 22 में लगभग 20,000 करोड़ का था, वो घट के भी 15,000 करोड़ पे आ गया। और वो बता रहे हैं कि 25-26 तक ये लोन जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ओनली 331 करोड़ हो जाएगा। तो वी वैद्यनाथन जी ने ये भी कहा था कि अगर ये हाई कॉस्ट बॉन्ड सर खत्म हो गए तो सिर्फ ये खत्म हो जाने की वजह से ही हर क्वार्टर 250 करोड़ का प्रॉफिट इनको आ सकता है, यानी साल में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट कमने की वजह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है। एसेट क्वालिटी मतलब उससे ये होता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो लोन वापस आने का चांसेस कितना है। अगर लोन वापस रिटर्न ही नहीं आया, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, वो लोन के बाद गया, यानी आपका जो एसेट था, आपने जो पैसा दिया था वो गलत तरीके से दे दिया था। तो इस चीज को चेक करने का तरीका होता है वो होता है एनपीए चेक करना। अगर आपका एनपीए हाई हो रहा है इसका मतलब आपका जो एसेट है वो खराब क्वालिटी का हो रहा है, पैसा आने में आपको दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर आपका एनपीए बहुत कम है इसका मतलब ये है कि आपका जो एसेट क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, मेंटेन कर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट वाइज एनपीए आपको दिया हुआ है। तो पहला है रिटेल, रूरल, एसएमई और फाइनेंस, जिसमें मेन बैंक का फोकस है। तो उसका जो ग्रॉस एनपीए है 1.3% है और नेट एनपीए है 0.52% है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों काफी कम है, जबकि ऑल ओवरऑल पूरे बैंक का देखें तो 2% था, लेकिन जो रिटेल वाला है वो सिर्फ 1.53% पे ग्रॉस है और नेट एनपीए 0.50% है। तो जैसे जैसे रिटेल का बिजनेस बढ़ते रहेगा वैसे ग्रॉस एनपीए भी कम होते जाएगा पूरे बैंक के बेसिस पे और नेट एनपीए भी कम होते जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पीसीआर। अब दोस्तों पीसीआर मतलब होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया और लोन अगर वापस नहीं आ रहा है तो आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए ताकि आप चल सके, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो ये जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं लगभग जितना भी एनपीए बना है उसका 85% उन्होंने ऑलरेडी कैश अपनी जेब में रख दिया है कि अगर पैसा नहीं भी आया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट लेनिंग, ये नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दूसरे काम के लिए आपको मिलता है पैसा। तो इसका ग्रॉस एनपीए 2.56% है और नेट एनपीए भी अगेन 1.1% के नीचे में। इसका पीसीआर अगर देखें तो 97% है। ये सब पहले वाला लोन सबका दिया हुआ है, तो इसका भी पीसीआर काफी हाई है, 97% है। लेकिन अगर वो पैसा वापस नहीं भी आता है तो बैंक फुल्ली प्रिपेयर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अगर देखें तो इसको जो बैंक की धीरे धीरे कम करती जा रही है, तो उसका ग्रॉस एनपीए 25% है, नेट एनपीए 15% के आसपास है और पीसीआर 62% है। तो ये घबराने का बात नहीं दोस्तों, ये जो मर्जर होने के पहले जो बैंक था IDFC LTD उसका दिया हुआ लोन है और धीरे धीरे बैंक जो है इस लोन को खत्म करते जा रही है। अगर हम पूरा ओवरऑल बैंक के लेवल पे देखें, यानी इन सबको प्लस करके कॉर्पोरेट का, रूरल का, इंफ्रास्ट्रक्चर सब लेके देखें, तो ग्रॉस एनपीए भी 2.1% आ रहा है और नेट एनपीए 0.68% है। यानी नेट एनपीए जो है वो 1% के काफी नीचे आ चुका है। तो ये हमें एक अच्छा खासा इंडिकेशन देता है। और पूरे बैंकिंग लेवल पर अगर देखें तो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 84% है। तो बैंक काफी स्टेबल हो चुका है, पहले की तरह बहुत वोलेटाइल नहीं है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक क्वार्टर में लॉस, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइजेस आने का चांसेस ही बहुत कम है। अगर हम इंफ्रा को जो मेन आपको जो पहले का जो लैंडिंग करके रखा हुआ था उसको एक्सक्लूड कर दे तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है 1.69% आ जाता है और नेट एनपीए 0.46% आता है और जो पीसीआर है वो भी काफी अच्छा खासा इंप्रूव हो पाएगा। तो ये फिलहाल हमको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ये बस बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में हमारा एनपीए और पीसीआर दोनों ही काफी स्टेबल लेवल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक ने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। बहुत लोगों में ये वीडियो सुन रहा हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा घट गया, तो क्वार्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसमें चलता है। हमें ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि बहुत बड़ा डाउनफॉल तो नहीं आया। अभी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया था,
तो इस क्वार्टर में अगर हमको रिजल्ट बहुत अच्छा खासा देखने मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि बैंक जो है काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो एक दो क्वार्टर में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हमें उसमें डर के निकल जाना नहीं चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। तो यहाँ मैंने डेली चार्ट पर नजर रखा हुआ है। स्टॉक बहुत समय से आपका लगभग 81 के रेंज के नीचे घूम रहा था, यहीं पे ये फ्लक्चुएट कर रहा था और यहाँ पे इसने एक बार ब्रेकआउट दिया तो काफी अच्छा खासा हमको अप्रूव जाने को मिला। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था वो काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने का स्टॉक ने हमें काफी अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन वहां से स्टॉक फिर नीचे आया और अगर हम अपने हाई से नीचे देखिए कितना हो चुका है तो अपने हाई से लगभग 15% हमको डाउन में दिख रहा है और जो व्हाइट लाइन है ये 40 डेज का मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक में हमको शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है और मुझे जहां तक लगता है कि स्टॉक आने से कहां तक रुक सकता है तो वो आपका लगभग 83-82 के आसपास रुकना चाहिए और अभी स्टॉक को देखें तो 86 पर है, यानी जहां पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है उसके काफी आसपास ये घूम रहा है। अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई भी लगभग आपका कितना आ चुका है 29 के आसपास घूम रहा है, 31 के चलो घूम रहा है, तो आरएसआई भी काफी लो हो चुका है। तो टेक्निकल चार्ट में भी डाउनफॉल हल्का फुल्का आया हुआ है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टॉक ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, उसी रेंज के आसपास में मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसका हल्का सा रेजिस्टेंस था लेकिन अब ऊपर से गिर रहा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बहुत अगर नीचे आना भी है तो इसको 83 के आसपास आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 83 पे आएगा। अगर आती है तो और अच्छी बात है, हमें खरीदने का मौका मिलेगा। अब एक बार हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स का जो होल्डिंग था वो 39.99% से थोड़ा डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज होकर आपका लगभग वो 37.51% आ चुका है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा खासा रिकॉर्डिंग किया था लेकिन अब धीरे धीरे वो भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं 2.86% भी हो रहा है जबकि पिछले क्वार्टर में 2.68% था। अगर डीआईएस का देखें तो उन्होंने भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, 2.91% से वो 4.24% आ चुके हैं। अगर हम एफआईएस का देखें तो ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एफआईएस धीरे धीरे करके स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां पहले वो 19% पे थे अब वो 26% पे आ गए, यानी धीरे धीरे एफआईएस जो है स्टॉक को जमा कर रहे हैं और वहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक को बेच रहे हैं। अब देख सकते हैं 34% जहां पहले होल्ड करते थे रिटेलर्स अब धीरे धीरे करते करते वो 29% पे आ गया। तो इसको देखते तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्टॉक में हमें फिलहाल निकलना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक परफॉर्म कर रही है हमें आराम से इसके टारगेट जो है 100-200 के ऊपर मिल सकता है, या बैंक अगर हम 4-5 तक होल्ड कर सकते हैं तो हमको 500 तक का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।